सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने आपको यूनिट 2 की मेजर बातें बता दी थी। हाँ, दो तीन चीज़ें रह गई हैं, वो मैंने इंटेंशनली छोड़ी थी क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि पहले आप लोगों को बेसिक लेवल बहुत तगड़ा करा दूं, आप लोगों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट सैलरी बहुत अच्छी हो जाए। आज भी मेरा इनिशियल टारगेट यही है कि बेसिक लेवल आपका बहुत बेहतर करके फिर मैं थोड़े से ट्रिकी पार्ट की तरफ आऊँ। कल मैंने आपको कन्वेंस की बात बताई थी, एकोमोडेशन की बात बताई थी, फिर यूटिलिटी और डोमेस्टिक सर्वेंट वाली बात बताई थी। हाँ, इंटरेस्ट बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर ये मैंने नहीं बताया था, और ऑब्लिगेशन वेवर सेटलमेंट बता दिया था। सेल्फ हायरिंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के साथ करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बता दी थी, और एनी अदर परक्विजिट ये सारी बातें बता दी थी। आज मेरा असल टारगेट है कि मैं आपको रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में बता दूं। सर, रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं? याद रखना, टर्मिनेशन और रिटायरमेंट में फ़र्क होता है। रिटायरमेंट इज़ मेनली आपने अपनी जॉब कंप्लीट कर ली और आप चले गए, ये रिटायरमेंट। टर्मिनेशन आपकी जॉब कंप्लीट नहीं हुई और आपको निकाल दिया गया। अच्छा, ये निकालना दो तरीके का होता है। एसबीआई वालों ने मुझे बुला लिया, और बुलाने के बाद जब यहाँ पर उन्होंने सारी कैलकुलेशन की तो उन्हें पता चला कि ये प्रोजेक्ट फिजिबल ही नहीं है। उन्होंने जब मुझे कहा कि भाईजान सॉरी, हमने आपको बुला लिया, अब आप जाएं, तो मैं उन्हें कहूँगा कि भाई ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ये जिस तरह से आप कह रहे हैं उस तरह से नहीं होना चाहिए। अब अगर वो मुझे कहते नहीं भाई हम ये बंद कर रहे हैं, तो मैं उन्हें कहूँगा कि मुझे पैसे दो। ये जो पैसे होते हैं बुनियादी तौर पे ये टर्मिनेशन बेनिफिट होता है। और दूसरा केस तो ये है कि भाईजान मैं क्या कहते हैं, इतवार वाले दिन एसबीआई आया और एसबीआई के 2 एसी चोरी करके लेके जा रहा था कि बाहर गार्ड ने मेरी मूवी बना ली। और अब इस केस में एसबीआई वालों ने कहा कि सॉरी भाईजान, आप इस इदारे में नहीं पढ़ा सकते, अब आप फारग हैं। ये बेसिकली, अब ये जो टर्मिनेशन है यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं होता। वो मेरा पॉइंट समझ आया? इफ एम्प्लॉई इज गिल्टी तो फिर किस चीज़ का बेनिफिट? हाँ, अगर एम्प्लॉयर नहीं कर सका तो वो फिर वो करते हुए कि भाई अब आप कल से ना आना, कोई बेनिफिट दे, तो वो एक अलग बात है। तो भाई रिटायरमेंट बेनिफिट है, पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड और पेंशन। मैंने आपको टर्मिनेशन और रिटायरमेंट में फ़र्क बता दिया। रिटायरमेंट है अपना काम कंप्लीट करके निकलना। अपना काम कंप्लीट ना होना यानी काम कंप्लीट ना होना, काम कंप्लीट ना कर सकना, या इदारा ही बंद हो गया, ये टर्मिनेशन है। और रिटायरमेंट है कि आपने अपना काम मुकम्मल किया है। सर जी, रिटायरमेंट बेनिफिट में क्या क्या शामिल है? सबसे पहले ग्रेच्युटी, फिर प्रोविडेंट फंड और फिर पेंशन, 3 चीज़ें शामिल हैं। ग्रेच्युटी भी शामिल है, प्रोविडेंट फंड भी शामिल है और पेंशन भी शामिल है। अच्छा जनाब, इसको ज़रा देखते हैं। ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड और पेंशन। सबसे पहले हम ग्रेच्युटी को देखते हैं। अच्छा, सबसे 2 चीज़ें ग्रेच्युटी की मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। स्टेप नंबर 1 ग्रेच्युटी क्या है, और स्टेप नंबर 2 ग्रेच्युटी पे टैक्स कितना लगना। तो अगर पहली बात की जाए कि ग्रेच्युटी क्या है, तो भाईजान ग्रेच्युटी एक रिटायरमेंट बेनिफिट है जो दिया जाता है बेस्ड ऑन द ईयर्स ऑफ सर्विस। मैंने एसबीआई में 10 साल काम कर लिया है और मज़ीद 10 साल एसबीआई में काम करने के बाद 20 साल बाद मैं रिटायर हो जाता हूँ।
तो भाई आखिरी सैलरी जो मैं ड्रॉ करूंगा मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, उसके बराबर एक बेनिफिट मुझे मिलेगा जिसका नाम ग्रेचुटी है। यानी मैं 10 साल बाद मेरी सैलरी हो जाती है लेट से 20 लाख। 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 ईयर कितना हो गया? ओ भाई मेरी बात समझ आ रही है? दिस वुड बी ट्रीटेड एज ग्रेचुटी। ग्रेचुटी ये है। अब आपको सवाल ये है कि क्या सर आपको पता होना चाहिए ग्रेचुटी क्या है और ग्रेचुटी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? नो। तो फिर आपको पता क्या होना चाहिए? आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ग्रेचुटी की टैक्सेबिलिटी क्या होती है, ग्रेचुटी पे टैक्स कैसे लगता है, मैं वो आपको बताने लगा हूं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो ये बात आप देख लें कि ग्रेचुटी क्या सरकारी है। चूंकि अगर सरकारी ग्रेचुटी हो तो उस पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगता। स्टेप नंबर 2, अगर ग्रेचुटी सरकारी नहीं है तो स्टेप नंबर 2 में हमने ये देखना होता है कि ये अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड। ग्रेचुटी अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड। ग्रेचुटी एफबीआर से मंजूर शुदा है या नहीं, ये सवाल है। तो इसका जवाब है अगर ग्रेचुटी एफबीआर से अप्रूव शुदा है तो फिर मजीद देखना होगा कि फंड है या स्कीम, फंड है या स्कीम है। चूंकि ग्रेचुटी अगर फंड होगी तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और अगर स्कीम होगी तो 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 3 लाख से ऊपर वाली अमाउंट पे टैक्स लगेगा। और अगर अनअप्रूव्ड की बात की जाए, अनअप्रूव्ड की बात की जाए तो फिर देखना पड़ेगा कि ग्रेचुटी का क्या सीन होगा। उसने कहा ग्रेचुटी अगर अनअप्रूव्ड है तो एग्जेम्प्ट होगी लोअर ऑफ 75,000 और 50% ऑफ ग्रेचुटी। 75,000 या 50% ऑफ ग्रेचुटी। $75,000 या 50% ऑफ ग्रेचुटी। ले सर, विच एवर इज लोअर। अच्छा जनाब, अगर ये सारी बातें आपकी समझ में आ गई तो आ जाओ हम एक एग्जांपल आपको देते हैं और देखते हैं कि आपको कितनी समझ आई है। सर जी अगर 4,50,000 रुपए की ग्रेचुटी मिली है, कितने की? 4,50,000 रुपए की ग्रेचुटी आपको मिली है, तो इस पर कितना टैक्स लगेगा? सबसे पहला सवाल ये कि सर क्या ग्रेचुटी अप्रूव्ड है? चूंकि अगर क्या ग्रेचुटी गवर्नमेंट की है? चूंकि अगर गवर्नमेंट की ग्रेचुटी है तो उस पर कोई टैक्स। दूसरे नंबर पे सवाल है कि ग्रेचुटी अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर ग्रेचुटी अप्रूव्ड है तो फिर सवाल है कि फंड है या स्कीम है। चूंकि अगर फंड होगा तो कोई टैक्स, और अगर स्कीम होगा तो भाई 4,50,000 की ग्रेचुटी है, 3 लाख पर तो टैक्स नहीं लगेगा, ऊपर वाले 1.5 लाख पर टैक्स लगेगा। 3 लाख पर तो टैक्स नहीं लगेगा, अलबत्ता ऊपर वाले 1.5 लाख पर टैक्स लगेगा। और अगर ग्रेचुटी अनअप्रूव्ड हो, अगर ग्रेचुटी अनअप्रूव्ड हो तो क्या रूल है भाईजान? 4,50,000 है, 75,000 यहां 50% ऑफ ग्रेचुटी कितना बनता है? 225,000। इनमें से लोअर कौन सा है? 75,000 तक क्या है? एग्जेम्प्ट है। 375,000 टैक्सेबल होगा। 375,000 टैक्सेबल होगा। ओ भाई मुश्किल तो नहीं लग रहा? सर ये ग्रेचुटी है,
ग्रेचुटी के बारे में जब इतनी बातें जान ली तो अगली बात ये है, ग्रेचुटी के बारे में एक ऑप्शन ये भी होती है, आप चाहें तो ग्रेचुटी जितनी है, अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी की बात करो, अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी को 3 साल के एवरेज रेट की बेस पर भी टैक्स किया जा सकता है। अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी को 3 साल की एवरेज के रेट पर भी टैक्स किया जा सकता है। यानी सर एनटीआर के तौर पे टैक्स कर दें, नॉर्मली टैक्स कर दें, इनकम में शामिल करें, टोटल इनकम में शामिल हो, टैक्सेबल इनकम में शामिल हो और लायबिलिटी कैलकुलेट हो जाए, स्लैब रेट देख के पेज 51 वाला। यस और नो? जब भी मैं कहूं एनटीआर, आपके जेहन में आना चाहिए पेज 51 वाला रेट लगना है। और जब मैं कहूं सेपरेट ब्लॉक आइटम, तो आपके जेहन में आना चाहिए इस पर रेट सेपरेट लगना है। और यार मेरी बात समझ आ रही है? तो भाई एक तरफ है एनटीआर, तो टैक्स पेयर की ऑप्शन है, चाहे तो एनटीआर के तौर पे ट्रीट करे, चाहे तो सेपरेट ब्लॉक आइटम पे के तौर पे ट्रीट करे। और यहां पर अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी के केस में वो सेपरेट रेट कौन सा है? 3 इयर्स की टैक्स लायबिलिटी डिवाइड बाय 3 इयर्स की टैक्सेबल इनकम। 3 सालों की टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय 3 सालों की टैक्सेबल इनकम। सर जी अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी की जहां तक मैंने आपको बात बता दी, बस एक बात रह गई है, वो सुनिए और ग्रेचुटी का टॉपिक खत्म। अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी के बारे में रूल 2 बताए हैं। पहली बात ये 75% और 75,000 या 50% ऑफ ग्रेचुटी विच एवर इज लोअर तक एग्जेम्प्ट है, उससे ऊपर वाले पे टैक्स लगना है। दूसरी बात ये टैक्स कितना लगना है, एनटीआर या पिछले साल की, पिछले 3 साल की टैक्स लायबिलिटी की एवरेज विच एवर इज लोअर, उसके बराबर टैक्स लगना है। ये 2 बातें आपको मैंने बता दी। अब आखिरी बात सुने। हाँ, हमने जब आपको ये बताया कि एनटीआर या पिछले 3 साल की एनटीआर या पिछले 3 साल की टैक्स लायबिलिटी की एवरेज, पिछले 3 साल की टैक्स लायबिलिटी डिवाइड बाय पिछले 3 साल की टैक्सेबल इनकम, इसकी एवरेज लेनी है। जब मैंने आपको ये बताया तो आपके ज़हन में एक बात आनी चाहिए, और वो बात ये है कि भाईजान ये रेट कहां से आया? सर जी ये हमारे पास ऑप्शन है, एनटीआर या एवरेज रेट। लेकिन जाहिरी बात है, जब हमारे पास ऑप्शन होगी तो हम कौन सी ऑप्शन अवेल करेंगे? जिस पर टैक्स कम लगेगा। यस और नो? यार अगर एनटीआर के तहत टैक्स 11,000 बन रहा है और सेपरेट ब्लॉक आइटम के तहत एवरेज रेट के तहत टैक्स 10,000 बन रहा है, तो हम 10,000 को प्रेफर करेंगे ना, उस पर रेट कम बनेगा। सर यही बात यहां पर भी है, उसने ये बात की। लो सर, वन टू थ्री फोर, चारों बातें आ गई। अब उसने कहा है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें ये एग्जेम्पशन नहीं मिलनी। यार आपको रियायत तो मिल रही थी ना, आपको एक रियायत मिल रही थी, और वो रियायत क्या थी? यानी टैक्स माफ हो रहा था। कितना? 75,000 या 50% ऑफ ग्रेचुटी विच एवरेज लोअर हो रहा था ना। वो कहता है इन 4 लोगों को ये वाली रियायत नहीं मिलेगी।
एग्जेम्पशन टैक्स माफी नहीं मिलेगी। किन 4 लोगों को? सबसे पहला, अगर पेमेंट आउटसाइड पाकिस्तान वसूल किया तो। दूसरा, अगर पेमेंट नॉन रेजिडेंट को की है तो। तीसरा, अगर पेमेंट किसी ऐसे डायरेक्टर को की है जो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है तो। चौथा, अगर एक से ज़्यादा ग्रेचुटी है तो। इन 4 केसेस में आपको रियायत नहीं मिलेगी, जिसका मतलब यह है कि इन 4 केसेस में फिर आप 75,000 या 50% ऑफ ग्रेचुटी वाला रूल अप्लाई नहीं करोगे। सर, ग्रेचुटी से रिलेटेड जो था मैंने सब आपको बता दिया। जल्दी से एक बार आप इसको रीड कर लीजिए। जी सर जी बताइए, कौन सा कह रहे हैं आप? लास्ट वाला पॉइंट दोबारा बता दे भाईजान। अगर एक से ज्यादा ग्रेचुटी हो तो एक ग्रेचुटी पर तो 75% और 50% ऑफ ग्रेचुटी विच एवर इज लोअर तक एग्जेम्प्ट वाली ऑप्शन से रियायत मिलेगी, दूसरे पे नहीं मिलेगी, दूसरे पे पूरा टैक्स होगा। ले सर जी मुझे सेंड करनी है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। सॉरी, गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट, उसके अलावा प्राइवेट पब्लिक जो भी कह लें। उस पर टैक्स लगेगा। सर जी पेंशन, पेंशन पेंशन के बारे में गिनती की 5 बातें, वो बातें सुने और पेंशन को फारिग करें। बात नंबर 1, पेंशन एग्जेम्प्ट होती। बात नंबर 2, अगर एक बंदा रिटायर होने के बाद वापस वही नौकरी कर ले जहां से पेंशन ले रहा है तो उसकी पेंशन एग्जेम्प्ट नहीं होगी, टैक्सेबल होगी। अगर एक बंदा रिटायर होने के बाद दोबारा नौकरी ज्वाइन कर ले तो उसकी पेंशन एग्जेम्प्ट नहीं होगी बल्कि टैक्सेबल। सर जी पॉइंट समझ आ गया। तीसरी बात, अगर एक बंदे को एक से ज्यादा पेंशन मिल रही हो तो एक पेंशन एग्जेम्प्ट होती है, दूसरी पे टैक्स लगता है। 3 बातें बता दी, 2 बातें और रह गई। अगर किसी बंदे की उम्र 60 साल से ज्यादा हो तो जो भी हो जाए उसकी पेंशन एग्जेम्प्ट। अगर कोई बंदा सरकारी मुलाजिम है या आर्मी का मुलाजिम है तो जो भी हो जाए उसकी पेंशन एग्जेम्प्ट। बस बातें खत्म हो गई। यही तो बात है, जो भी हो जाएगा मतलब है कि कुछ भी हो जाए। अगर एक बंदा पेंशन सरकारी इदारे से रिसीव कर रहा है, फेडरल पेंशन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था या आर्मी का एम्प्लॉय था, अब वो जो भी केस हो जाए उसकी पेंशन एग्जेम्प्ट है। यानी आर्मी से एक साहब मेजर रिटायर हुए हैं और दोबारा आर्मी ज्वाइन कर ली है, अब उन्हें पेंशन भी मिल रही है और सैलरी भी मिल रही है, तो क्या अब पेंशन पे टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? आर्मी वाले भाई, आर्मी वाले भाई हों या सरकारी मुलाजिम हो, फेडरल पेंशन गवर्नमेंट के मुलाजिम, उन पे तो टैक्स लगना ही नहीं है ना पेंशन पे। और जो ज्यादा बुजुर्ग आदमी है एहतराम करेंगे उनका, 60 साल से ज्यादा उम्र है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर उनकी एज 60 या 60 से ज्यादा थी, उनकी पेंशन पे भी टैक्स नहीं लगेगा चाहे जो मर्जी हो जाए। तो पहले पेंशन एग्जेम्प्ट है, 2 केसेस बताए कि पेंशन पे टैक्स रहेगा, उसके बाद 2 केसेस और बताए जिस पेंशन पे कभी भी टैक्स लगना ही नहीं है। सर जी बात समझ में आ गई? पेंशन में बस इतना ही था।
5 बातें जल्दी से रीड कर लें, फिर मैं आगे चलूँगा। लो सर, ग्रेचुटी जो होती है वो आमतौर पे एनटीआर ही होती है, लेकिन अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी के बारे में ऑप्शन होती है कि वो एनटीआर के तौर पे भी ट्रीट हो सकती है और सेपरेट ब्लॉक आइटम के भी तौर पे ट्रीट हो सकती है। ये बात बताई थी। अच्छा जी, अब मैं अगली बात कह लूँगा प्रोविडेंट फंड की। ये ज़रा ध्यान से सुनना। पहले ना मैं आपको समझाता हूँ प्रोविडेंट फंड होता क्या है। सर, एक फंड क्रिएट होता है जिसमें कुछ पैसे एम्प्लॉय डालता है, कुछ एम्प्लॉय डालता है, फिर इसको इकट्ठे करके क्या बना लेते हैं, एक पूल बना लेते हैं। इस पूल को इन्वेस्ट करते हैं तो उससे इंटरेस्ट मिलता है, और फाइनली क्या आ जाता है हमारे पास, एक्यूमुलेटेड बैलेंस आ जाता है। जब बंदा नौकरी छोड़ता है तो उसे वो वाला बैलेंस मिलता है। ठीक हो गया सर जी? ये थीम है। मिसाल के तौर पे 2000 रुपये एम्प्लॉय ने डाला, 2000 रुपये एम्प्लॉय ने डाला, इन्होंने 2-2 हज़ार रुपये डाला तो इकट्ठा हो गया, कितना हो गया, 4000। 4000 इन्वेस्ट कर दिया तो उस पर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिला 400 का, और वो बैलेंस एक्यूमुलेटेड कितने का हो गया, 4400 का, और वो बैलेंस एक्यूमुलेटेड बैलेंस 4400 का हो गया। ये गेम है। अब अगर एक बंदा 1 साल बाद नौकरी छोड़ के चला जाए तो उसे कितने पैसे मिलेंगे, 4400। वो बंदा नौकरी छोड़ के नहीं गया, अगला साल फिर काम करता रहा, 2000 उसने डाला, 2000 एम्प्लॉय ने डाला, टोटल पैसे कितने हो गए पूल में, 4400 तो पहले ही थे ना, 8400। इस पर इंटरेस्ट मिला कितना, 840। और अगर 2 साल बाद नौकरी छोड़कर जाता है तो कितने पैसे मिलेंगे। तो यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, ये स्टोरी है। अब इसमें ना 4 स्टेप्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट। एक है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एक है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एक है इंटरेस्ट, और एक है एक्यूमुलेटेड बैलेंस। अब इसके हर स्टेप पे देखना है कहाँ कहाँ टैक्स लगेगा, कैसे कैसे लगेगा। सबसे पहली बात है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है तो फिर तो कहीं पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, अगर गवर्नमेंट नहीं है, अनरिकग्नाइज्ड है, तो फिर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो कोई टैक्स नहीं लगता, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर भी नहीं लगेगा, इंटरेस्ट पर भी नहीं लगेगा। अलबत्ता जब एक फाइनल अमाउंट, जब एक्यूमुलेटेड बैलेंस दिया जाएगा किसको, एम्प्लॉय को, तो उस वक्त टैक्स लगेगा। यार होता ही है कि जनाब मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, पी फंड चल रहा था, मेरा पी फंड 26 लाख का हो गया, अब मेरी नौकरी खत्म हुई है तो मुझे 26 लाख मिलेगा। यस, क्या इसके ऊपर टैक्स लगेगा? अगर प्रोविडेंट फंड रिकग्नाइज्ड है, अनरिकग्नाइज्ड है, तो यस उस अमाउंट पर टैक्स लगना है। लेकिन क्या 26 लाख पूरे पर लगेगा? नो। तो फिर किस अमाउंट पर लगेगा? सर जाहिर बात है, उस एक्यूमुलेटेड बैलेंस में कुछ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा, कुछ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा, कुछ इंटरेस्ट होगा। यार यही 3 चीजें होंगी ना। तो वो कहता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट पर तो टैक्स लगेगा, लेकिन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है कि अगर वो एम्प्लॉय जिसने 2000 रुपया एक दिया था एम्प्लॉय ने, और 2000 रुपये एम्प्लॉयर ने दिया था, और ये मिलकर 4000 बना था, और इस पर इंटरेस्ट 400 मिला था,
और पहले साल के बाद एक्यूमुलेटेड बैलेंस 4,400 था, ये बंदा 1 साल बाद नौकरी छोड़ के चला जाता है और ये अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, तो 4,400 पे टैक्स नहीं लगेगा। सर जी इसमें से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्या करनी पड़ेगी, लेस करनी पड़ेगी, 2,400 पे टैक्स लगेगा। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, 2,400 पे टैक्स लगेगा, 2,400 पे टैक्स लगेगा। दूसरे तरीके से बताऊं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है 2,000, इंटरेस्ट है 400, इस 2,400 पे टैक्स लगना। अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कहीं पर भी टैक्स नहीं लगना, एंड पे जब एक्यूमुलेटेड बैलेंस मिलना है तब टैक्स लगना है। किस अमाउंट पर, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन एक्यूमुलेटेड बैलेंस इज टैक्स ऑन रिसीट, जब पैसे वसूल होंगे। एक्यूमुलेटेड बैलेंस जब दिया जाएगा, वो ये कह दे इतने बन गए हैं, टैक्स लगेगा नहीं लगेगा। वो ये कह दे इतने अदा कर दिए अब टैक्स, यार मेरा पॉइंट समझ आ गया, वसूल करने पर लगना है और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट पे लगना है, यानी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर नहीं लगना। सर प्रोविडेंट फंड भी बता दिया, गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड भी बता दिया और अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड भी बता दिया। अब आगे चल रहा हूं रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में तो कोई टैक्स नहीं है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे भी कोई टैक्स नहीं है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे तो कोई टैक्स नहीं है और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर भी कोई टैक्स नहीं है अनरिकग्नाइज के केस में। लेकिन रिकग्नाइज के केस में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर टैक्स नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे टैक्स है। एग्जेम्प्ट कितना है, 1.5 लाख या 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस जीएनएस अलाउंस। इन दोनों में से जो लोअर होगा उस हद तक टैक्स नहीं लगेगा, उससे ऊपर की अमाउंट टैक्सेबल इनकम में शामिल होगी और उस पर टैक्स लगेगा। सर अगर ये बात आपको समझ आई है, रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर जब कंट्रीब्यूट करेगा तब टैक्स लगेगा, लेकिन इस हद तक टैक्स नहीं लगेगा, इससे ऊपर वाली अमाउंट पे टैक्स लगेगा। आवाज चली गई है? एक मिनट ठहरना यार था। और प्रोविडेंट फंड में मैंने आपसे पहले बात की जो रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात कर रहा था, और उसमें क्या ये रहा था कि भाई रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में सबसे पहला स्टेप है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, उस पर तो कुछ नहीं होगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, उस पर टैक्स लगेगा, अलबत्ता 1.5 लाख या 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी डीएनएस अलाउंस तक एग्जेम्प्ट होगा। और उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिट, उस पर उसने कहा टैक्स लगेगा, अलबत्ता 16% या ऑफ इंटरेस्ट या 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी डीएनएस अलाउंस तक एग्जेम्प्ट होगा। और लास्ट क्या आ गया, एक्यूमुलेटेड बैलेंस पे तो टैक्स लगेगा ही नहीं। रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की खास बात यह है कि साथ के साथ टैक्स लग जाता है जब कंट्रीब्यूशन मिलती है, लेकिन जब इकट्ठा 26 लाख होगा तो पूरा 26 मिलेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और मेरे पॉइंट समझ आ रहा है?
अब मुझे सोच के बताओ फायदा किस में है? अनरिकग्नाइज में, जिसमें जब बड़ी रकम मिलेगी तो बड़ा टैक्स लगेगा, या रिकग्नाइज में जिसपे साथ के साथ छोटा छोटा टैक्स लग जाएगा और एंड पे बिल्कुल कोई टैक्स नहीं लगेगा? रिकग्नाइज बेहतर है एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, अच्छा जी, अब अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो मैं चाहता हूं कि ये सवाल करवा दूं ताकि अप्लाई हो जाए किस तरह से करना है। मिस्टर असद और मिस्टर आलमगीर, ये वाला सवाल है, मिस्टर असद मैंने करवाना है और मिस्टर आलमगीर आपने करना है। अब जरा ध्यान से, मिस्टर असद एंड मिस्टर आलमगीर आर क्लोज फ्रेंड्स working in two reputed companies. During the year, the detail of their income is as under: salary 2,40,000 और 3,20,000 है। Recognized provident fund contribution by employer 35,000 और 36,000। Interest credited to P fund 1,00,000 और 45,000। ये सब है। Interest rate for the income credited to the provident fund is 16% in case of Asad and 20% in case of Alamgir. Mr. Asad is expecting his retirement in 2025, whereas Mr. Alamgir is expecting his retirement in 2026. वो कहते हैं आप टैक्सेबल इनकम बताएं। मैं आपको मिस्टर असद का सारी वर्किंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मिस्टर असद की सैलरी देखो। मिस्टर असद की सैलरी क्या है? 2,40,000। अच्छा जी, उसके अलावा रिकॉग्नाइज पी फंड कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितनी है? 35,000। आपने रूल क्या पढ़ा है? रिकॉग्नाइज्ड है, गवर्नमेंट नहीं है, अनरिकॉग्नाइज्ड नहीं है। रिकॉग्नाइज वाला कॉलम जेन में आना चाहिए। रिकॉग्नाइज में पहले क्या देखेंगे सर? एग्जेम्प्ट अप टू लोअर ऑफ 1.5 लाख या 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी। जी 24,000 है, ये 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी करेंगे तो ये 24,000 बनेगा। इन दोनों में से लोअर कौन सा है? 24,000 तक टैक्स नहीं लगना, तो बकाया कितना रह गया? 35 में से 24 निकाले। ओ भाई ये बात समझ आ रही है? 11,000 पर टैक्स लगना है। तो समझ आ रही है? 35,000 में से 24,000 पर टैक्स नहीं लगना, 24,000 तक एग्जेम्प्ट है। इसका मतलब है इससे ऊपर वाले पर टैक्स लगना है। और यार पॉइंट समझ आ रहा है? इस तरह से करना था। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आपने कर लिया। इंटरेस्ट की बात सुन लो। इंटरेस्ट कितना मिला? 1,00,000। रूल क्या पड़ा हुआ है? एग्जेम्प्ट अप टू हायर ऑफ कितना? इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16%। अच्छा मुझे बताएं ये 1,00,000 रुपए जो इंटरेस्ट मिला है ये किस रेट पर मिला है? सवाल में गिवन है इंटरेस्ट रेट फॉर द इनकम क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड इज 16% इन केस ऑफ असद। असद के केस में 16% है और आलमगीर के केस में 20% है। अच्छा अब ये पहले ही उसने कह दिया 16% के हिसाब से मिला। अगर वो कह देता ये 18% के हिसाब से मिला है तो पता क्या करना था? आपने कहना था 1,00,000 अगर 18% के हिसाब से मिला है तो इसको 18% से डिवाइड करके 16% से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि 16% से कितना बनता है। वो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसी तरह जब भी सवाल आएगा आपने देखना है कितने परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट दिया हुआ है और आपने फिर उसी से रिवर्स वर्किंग करके 16% के हिसाब से कितना बनता है वो निकाल लेना। और यार पॉइंट पिक कर रहे हो? अभी इस केस में बाय चांस वो पहले ही 16% है
तो हम लिख देंगे हायर ऑफ 1 लाख या 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी। डीएनएस अलाउंस तो है नहीं तो 0 ले लेंगे। तो ये कितना बना 80,000। इन दोनों में से हायर कौन सा है? इन दोनों में से हायर कौन सा है? शाबाश, 80,000 नहीं है बल्कि 1 लाख। इन दोनों में से हायर कौन सा है? 1 लाख। अब 1 लाख तक एग्जेम्प्ट है तो टैक्सेबल क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जी भाई, ये 251,000 251,000। और मुश्किल तो नहीं लग रहा सर जी? ये 251,000 है और ये टैक्सेबल होगा। अब जरा हम अगली बात कर लेते हैं। अगर ये मिस्टर आलमगीर हो तो क्या होगा? सैलरी कितनी? ग्रीन से लिख रहा हूं ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना? और यहां पर तो 1.5 लाख ही है, लेकिन यहां पर कितना आएगा? 1/10 ऑफ 3,20,000 कितना बनेगा? 32,000। इन दोनों में से कौन सा लेंगे? लोअर। तो 36 में से क्या लेस करेंगे? 32,000 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16%। अब इंटरेस्ट कितना मिला? 1 लाख का। एग्जेम्प्ट कितना है? हायर ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16% और 1/3 ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16%। कितना बना यार? ये 16 नहीं है, 20% है। अमाउंट कितनी बन रही है? 45,000। एग्जेम्प्ट कितना होगा? इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16%। हम पता क्या करेंगे? 45,000 डिवाइडेड बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 16%। जी बताइए। 36,000 यहां पर लिख दिया 1 पॉइंट। और दूसरा आ गया 1/3 ऑफ 3,20,000। जी कितना आ गया? 106,667। अब मेरी बात सुनो, 45,000 का इंटरेस्ट मिला है, 1,06,000 इन दोनों में से हायर लेंगे ना? 1,06,667 तक क्या है? तो टैक्सेबल क्या होगा? कुछ भी नहीं। ओए समझ आ रही है यार? लो सर, 3 20 में से 4 ये ऐड कर दिया तो 3 24 हो गए, ये काट दिया। अच्छा जी, अब टैक्सेबल कितना हो गया? यहां पर तो नील आ गया, ये हो गया 3,24,000। 3,24,000। मुश्किल तो नहीं लग रहा? डन है सर जी। इंटरेस्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दें। इंटरेस्ट वाला पॉइंट सिंपल है। अगर वो आपको कोई भी इंटरेस्ट देता है, वो कहता है फॉर एग्जांपल ये आपको अमाउंट मिली है इंटरेस्ट की, ये 18% इंटरेस्ट है, तो भाई 18% है तो 16% निकालना क्या मुश्किल है? डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 16 कर दो। यार क्या समझ आ गई? यस और नो? सर जी 9.1 में थोड़ा सा चेंज है। अपनी किताब निकालें और ये रेलिवेंट डिटेल्स लिख लें। वहां पर लिखा हुआ है प्रोवाइडेड द फॉलोइंग अमाउंट्स, उसको क्या कर लें?
रेलिवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज। ये करेक्शन है जो किताब में भी है, स्लाइड में भी तो कर दी है, किताब में हर जगह पर है। E9.1 में ये करेक्शन कर लीजिए, ये आपकी होम असाइनमेंट है। E8 भी और E9.2 करवा दिया है 9.1। आपको बताता चलूं, जो मैं क्लास में कराऊंगा अंडरस्टूड है कि आपने घर जाके करना है। ये नहीं कि जो मैंने क्लास में कराया वो ना करें, वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई अब जब मैं आपका कल रजिस्टर चेक करूंगा तो सिर्फ 9.1 थोड़ी चेक करूंगा, 9.2 भी चेक करूंगा। वो सर समझ आ रही है? तो यहां पर आप नोट करें, समझें, हर चीज ठीक है, लेकिन जब घर जाके प्रैक्टिस करें तो जो मैं क्लास में करा रहा हूं पहले वो करें और बाद में होम असाइनमेंट वाला करें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएं। अच्छा जनाब, बेनोवलेंट फंड क्या होता है? बहबूद फंड। बेनोवलेंट फंड क्या होता है? बहबूद फंड। और बहबूद फंड क्या होता है सर जी? एग्जेम्प्ट होता है। बहबूद फंड एग्जेम्प्ट होता है। बहबूद फंड से जो पैसे मिले वो एग्जेम्प्ट होते हैं। अच्छा जनाब, एक बात और बतानी है जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हमने अब तक एक पॉइंट पढ़ा, अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझे कोई भी सहूलत देता है इस वजह से कि मैं उसका एम्प्लॉय हूं, तो वो मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगी। यस और नो? हाँ, शर्त यह कि काम करने के लिए हो, काम करने के लिए ना हो, काम करने के। इधर तक समझ आ गई ना? हाँ, अलबत्ता इस रूल में 3 बातें अब और ऐड कर लें। सर, अगर मेरा एम्प्लॉयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और मेरे बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहा है तो ये बेनिफिट तो है लेकिन टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जेम्प्ट होगा। अगर मेरा एम्प्लॉयर अस्पताल है और वो मेरा फ्री इलाज कर रहा है तो ये बेनिफिट तो है लेकिन टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जेम्प्ट होगा। अगर मेरा एम्प्लॉयर रेस्टोरेंट है और वो मुझे फ्री खाना दे देता है तो ये बेनिफिट टैक्सेबल नहीं होगा बल्कि एग्जेम्प्ट। आसान अल्फाज में, अगर मेरा एम्प्लॉयर अस्पताल है और मुझे फ्री या सब्सिडाइज खाना देता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है मुझे फ्री या सब्सिडाइज एजुकेशन देता है, हॉस्पिटल या क्लिनिक और मुझे फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट देता है, वो मेरी बात समझ आ रही है? तो ये क्या होगा? ये सारा एग्जेम्प्ट होगा। डन हो गया सर जी? ये 3 बातें इसने लिखी हुई हैं, फ्री है सब्सिडाइज फूड, फ्री है सब्सिडाइज एजुकेशन, फ्री है सब्सिडाइज मेडिकल ट्रीटमेंट। लेकिन एक बात और लिखी है, वो बात बतानी बड़ी जरूरी है। वो बात ये कि भाईजान, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कोई बेनिफिट भी देता है जिस पे उसका इजाफी खर्चा नहीं होता तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा। शर्त ये है कि वो FBR उसको नोटिफाई कर दे। आप डेवो में काम करते हैं, आपने देखा ये गाड़ी इस्लामाबाद जा रही, पिछली 8 सीटें फारग हैं, अगर आप बैठ जाएंगे तो डेवो वालों का कोई एक्स्ट्रा खर्चा होगा? इस केस में जो फ़ायदा आपको आपके एम्प्लॉयर ने दिया है वो एग्जेम्प्ट होगा अगर FBR नोटिफाई कर दे तो। FBR ने हमें इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में ही बताया अभी। अगर FBR और किसी चौथी चीज़ के बारे में बता दे तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन अगर वो कुछ नहीं कहता तो वो टैक्सेबल है। भैया मेरी बात समझ आ रही है? यानी अगर एम्प्लॉयर का इजाफी खर्चा नहीं हुआ तो वो एग्जेम्प्ट तब होगा अगर FBR नोटिफाई कर दे, वरना वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा बल्कि टैक्सेबल होगा। और सर, आज की आखिरी बात,
सर जी मेडिकल अलाउंस और मेडिकल रीइंबर्समेंट की बात करने लगा हूं। सर मेरा एम्प्लॉयर मुझे मेडिकल की सहूलत देता है, तो दो तरह की सहूलत, दो तरह का फायदा दे सकता है। एक फायदा ये कि वो मुझे हर महीने 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये फिक्स दे रहा हो, तो ये क्या होगा? अलाउंस। एक केस में मेरा एम्प्लॉयर का है हमीद लतीफ हॉस्पिटल चले जाना, जो खर्चा भी होगा तुम्हारा इलाज हम कराएंगे। ये उसने क्या दे दिया? परक्विजिट। इसको कहते हैं मेडिकल फैसिलिटी। अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझे मेडिकल अलाउंस दे तो वो एग्जेम्प्ट होगा अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। मेडिकल अलाउंस का क्या ट्रीटमेंट है? एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। यानी मेडिकल, अगर मुझे 4.5 लाख रुपए का मेडिकल अलाउंस मिला है और मेरी बेसिक सैलरी 30 लाख है साल की, तो इसका 10% कितना हुआ? 3 लाख। 3 लाख तक एग्जेम्प्ट होगा, बाकी 1.5 लाख टैक्सेबल होगा। और यार इतनी तो समझ आ गई है ना कि अगर वो कह रहा है 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है तो इसका मतलब है ऊपर वाले पे वो सर समझ आ रही है। तो पहली बात, अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझे फिक्स पैसे दे रहा है मेडिकल के, यानी अलाउंस दे रहा है, तो ये वाला रूल लगेगा। दूसरा केस, अगर वो मुझे अलाउंस नहीं दे रहा बल्कि सहूलत दे रहा है, तो इसमें अब दो बातें देखी जाएंगी। क्या जब मैं यहां पर नौकरी में लगा था तो क्या मेरा तय हुआ था कि आपका इलाज हम फ्री कराएंगे? अगर मेरा यहां पर यह बात तय थी कि हम आपका इलाज फ्री कराएंगे, यानी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में यह बात लिखी हुई थी, और मैं बीमार हो गया, तो मैं जिस अस्पताल से इलाज कराया वो टैक्स देता है, यानी उसका एनटीएन है, और मैंने जो इनवॉइसेस हैं वो एसबीआई से टेस्ट कराई हैं, तो जो भी मेरा खर्चा होगा मेरे एम्प्लॉयर ने दिया होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। इसमें पहली बात यह है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एज पर, अगर मेरा इलाज कराया गया वो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के मुताबिक कराया गया, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक कराया गया, और मैंने जिस जगह से इलाज कराया उसका एनटीएन मौजूद है, और इनवॉइसेस को एम्प्लॉयर ने टेस्ट किया, अगर ये तीनों शर्तें पूरी हो जाएं तो जितना भी फायदा मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे दिया वो एग्जाम्प्ट है। केस ले लीजिए, मेरा यहाँ पे तय है कि जो भी मैं बीमार हूँगा मेरा इलाज ये लोग कराएंगे। मैं बीमार हो गया, फौरन डॉक्टर हॉस्पिटल गया, डॉक्टर हॉस्पिटल में गया, वहाँ पर जनाब 22,000 रुपया खर्चा आया। अगले दिन मैं इधर आया, इन्होंने मुझे 22,000 रुपये अदा कर दिए, इनवॉइसेस को टेस्ट कर दिया। अब ये जो 22,000 मुझे मिला है ये बेनिफिट तो है, क्या ये मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि पहली बात एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, दूसरी बात डॉक्टर हॉस्पिटल का एनटीएन बना हुआ है, तीसरी बात जो इनवॉइसेस हैं इन्होंने अटेस्ट की। अच्छा, मैं एसबीआई आ रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा इनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, सचमुच में तो कोई एग्रीमेंट नहीं है मेडिकल का। एसबीआई आ रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, बाजू पे चोट लग गई जनाब, उसको ठीक कराने गए 2.5 लाख रुपया लग गया। एसबीआई वाले मुझे अस्पताल मिलने आए, उन्होंने कहा कि सर बड़ा अफसोस है आपकी तबीयत खराब हो गई। मैंने कहा सर आप अफसोस को छोड़ें, आप मेरा बिल दे दें, जो अस्पताल का बिल है ये पे कर दें। मेरा उनका एग्रीमेंट कोई नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ये बंदा अच्छा है, उन्होंने 2.5 लाख का चेक साइन कर दिया और वो बिल पे कर दिया। अब इस केस में टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में तो ये बात नहीं है, लेकिन उन्होंने एज ए गुड जेस्चर मुझे पे कर दिए, अस्पताल को पे कर दी। ये मेडिकल फैसिलिटी है, ये नॉट एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इस केस में ये टैक्सेबल होगी। 3 बातें आपको बता दी। पहली बात मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट अप टू 10%, दूसरी बात मेडिकल फैसिलिटी अगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक होगी, एनटीएन ऑफ द प्रैक्टिशनर होगा, टेस्टेड बाय द एम्प्लॉयर होगा तो एग्जेम्प्ट, और अगर नॉट एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो तो वो सर समझ आ गई। अगर ये अभी तक हमने कल्ले कल्ले पढ़ा, अलहदा अलहदा, अगर ये दोनों इकट्ठे हों यानी मेडिकल अलाउंस भी है और मेडिकल फैसिलिटी भी है, तो पहले किसको देखेंगे? मेडिकल फैसिलिटी को देखेंगे। अगर मेडिकल फैसिलिटी एग्जेम्प्ट हुई तो मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल होगा, और अगर मेडिकल फैसिलिटी टैक्सेबल हुई तो मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी होगा। यानी ये दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलेंगी। अगर मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट है
तो अगर मेडिकल फैसिलिटी एग्जेम्प्ट है तो मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल होगा। अगर मेडिकल फैसिलिटी टैक्सेबल है तो मेडिकल अलाउंस अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। और यार मुश्किल तो नहीं लग रहा सर जी? मैंने आपको आज का सारा काम पढ़ा दिया है। आपकी होम असाइनमेंट है E8, E9, E10। डन हो गया सर जी? जी सर। सबसे पहली अहमियत किसको देनी है? फैसिलिटी को। पहले फैसिलिटी को देखना, इसीलिए मैंने लाल दायरा लगाया, पहले उसको देखें। हाँ जी, अगर फैसिलिटी एग्जाम्प्ट है तो फिर अलाउंस टोटली टैक्सेबल होगा, और अगर टैक्सेबल है तो अलाउंस 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक एग्जाम्प्ट होगा। यानी आसान अल्फाज में ये। और डन हो गया सर जी? हो जाएगा कवर। लो सर, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी। बच्चों, ऑनलाइन वालों कोई सवाल होगा तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह। उमैर का भी सवाल है, लिंक काइंडली थोड़ा जल्दी शेयर कर दिया करें जी। इंशाल्लाह जल्दी शेयर कर देंगे। मैं मैनेजमेंट को बता दिया भाईजान, जल्दी शेयर कर दिया करो। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।